आइडिया पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो कभी भी संभव है। संभव क्यों है? इसलिए कि आप याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव और अभी 2025 में जब विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस प्रकार से इधर विगत 2-3 दिनों के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई दिख रही है, उस दोनों के बीच में एक संभावना बनती है। हम इशारा कर रहे हैं चिराग पासवान की तरफ। चिराग पासवान, याद कीजिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अंतिम समय में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा था। एनडीए से बाहर क्यों जाना पड़ा था? इसलिए कि जनता दल यू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें कि चिराग पासवान को ये ऑफर किया गया कि आप 15 सीट लड़ लीजिए, 16 सीट लड़ लीजिए, 20 सीट के नीचे लड़ लीजिए, जबकि चिराग पासवान चाहते थे कि कम से कम 35 से 40 सीटें उनको लड़ने के लिए मिले। अंततोगत्वा चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा और एनडीए से बाहर जाकर चिराग पासवान लगभग 143 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ गए। उसमें 143 सीटों में अधिकतर सीटें वो थी जिस पर जदयू के उम्मीदवार थे। कुछ सीट ऐसी थी केवल जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 1 सीटें मिली, लेकिन खुद तो साफ हो गए। वह भी एक साफ इसलिए हो गए कि वह भी जो एक एमएलए मटिहानी विधानसभा सीट से राजकुमार सिंह जीते थे, वो चुनाव जीतने के बाद ही नीतीश कुमार के साथ जदयू में शामिल हो गए। तो खुद साफ हो गए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को भी हाफ कर दिया चिराग पासवान ने। ठीक है, ये तो 2020 का एक। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी बदला लिया, काफी कड़ा बदला लिया। एक तो जो एमएलए जीत कर आए उसको भी पार्टी में शामिल कराए। उसके बाद चिराग पासवान के कहा था ना, घर में घुसकर मारेंगे, तो घर में घुसकर चिराग पासवान के घर को ही तोड़ डाला। सबसे पहले उनके चाचा पशुपति पारस को, उनके पशुपति पारस के नेतृत्व में जो 5 सांसद थे, मतलब चिराग पासवान के अलावा जितने भी सांसद थे सबको अलग करा दिया और चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया उनकी पार्टी में और उनकी अलग पार्टी बनवा दी। उतना ही नहीं, पशुपति पारस को नरेंद्र मोदी से कहकर मंत्री भी बनवा दिया और मंत्री भी बनवाया का अपने कोटे से। बोले कि नहीं, जदयू से हमें नहीं चाहिए मंत्री पद, केवल एक आरसीपी से ना मंत्री बने, उसके बदले में आप पशुपति पारस जी को मंत्री बना दीजिए। क्यों? इसलिए कि जिससे कि चिराग पासवान के कद को छोटा किया जा सके। लेकिन 2 कारणों से चिराग पासवान बच गए। एक तो कारण था चिराग पासवान को खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में स्वीकार करना, और दूसरा प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ रहे थे, बीजेपी के लोग भी इस बात को समझ रहे थे कि यहाँ पर खेल क्या हो रहा है। नीतीश कुमार क्यों चिराग पासवान और चिराग पासवान के परिवार को तोड़ने पर लगे हुए हैं, ये बातें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ रही थी, नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी बीजेपी को समझ में आ रही थी कि नीतीश कुमार की तुलना में चिराग पासवान ज्यादा अधिक कह सकते हैं आप, अधिक विश्वसनीय एलाई हैं। मतलब नीतीश कुमार पर भरोसा कम कर सकते हैं, चिराग पासवान पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। और ये बातें साबित भी हुई। साबित तब भी हुई जब चिराग पासवान की परिवार टूटी, उनके तोड़ने वाले उनके चाचा को बीजेपी सरकार में मंत्री भी बनाया गया, फिर भी कभी भी चिराग पासवान ने अपनी विश्वसनीयता पर दाग नहीं लगने दिया। और बीजेपी के साथ जो एक रिश्ता है, जो प्रधानमंत्री के साथ जो एक उनका केमिस्ट्री था, उस केमिस्ट्री को बरकरार रखा चिराग पासवान ने। लेकिन नीतीश कुमार तो बीच के दिनों में भी एनडीए छोड़कर गए। खैर, उनका आना जाना तो अब कोई बहुत बड़ा समाचार बनता ही नहीं है। नीतीश कुमार का पलटी मारना कोई समाचार नहीं है, वो कभी भी हो सकता है, इस बार भी हो सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं, फिर से इस साल चुनाव होना है, 6 महीने का समय बचा हुआ है। कल चिराग पासवान ने जो बयान दिया, उस बयान का मतलब क्या है? बयान का मतलब है फिर से दबाव की राजनीति। तो क्या इस दबाव की राजनीति से इस बार फिर चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के मद्देनजर आज अगर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसमें देखिए, आज कल 2-3 दिन पहले जो सर्वे आया है, उस सर्वे में क्या देखा गया?
सर्वे में देखा गया कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के अभी सबसे बेहतर उम्मीदवार, मतलब सबसे अधिक लोगों की पसंद है 36%। दूसरे नंबर पे है प्रशांत किशोर, तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार, चौथे नंबर पे सम्राट चौधरी, पांचवें नंबर पर चिराग पासवान। तो एक विषय आज विश्लेषण के लिए हम आप दर्शकों के समक्ष भी छोड़ते हैं, हम आप कमेंट करके बताएंगे इसमें कि क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का गठबंधन हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि यह संभव है, क्योंकि जिन चीजों की कमी प्रशांत किशोर को है वो कमी चिराग पासवान पूरा करते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर की कमी है एक चेहरे की, क्योंकि बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए एक सुटेबल चेहरा नहीं हो सकते, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है उस राजनीति में अभी और 10, 15, 20 वर्षों तक कम से कम किसी सवर्ण का मुख्यमंत्री बनना थोड़ा मुश्किल है, असंभव है। असंभव मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं देखेंगे कि सवर्ण जब भी कोई, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, अगर वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा तो फिर उसके खिलाफ जो ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, उसका नुकसान होगा। तो ये प्रशांत किशोर के साथ कमी है। दूसरा, प्रशांत किशोर के साथ जो अन्य उम्मीदवार है, जैसे मनोज कुमार भारती, मान लीजिए उनके प्रदेश के अध्यक्ष है, लेकिन उनका चेहरा, वो आकर्षण, वो करिश्मा पैदा नहीं कर रहा है। वो दलित समाज से आते हैं, IITian रहे हैं, विदेशों में एम्बेसी में काम किया है, लेकिन फिर भी उनका चेहरा वो आकर्षण बिहार की जनता में पैदा नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से मतदाता प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ आकर्षित हो और उनकी पार्टी को सत्ता में ले आए। हाँ ठीक है, 2, 4, 5 सीटें ले आना, कुछ परसेंटेज वोट काट लेना, ये अलग विषय है, लेकिन सत्ता में ले आएगी जनसुराज को, या जनसुराज के बनने वाले भविष्य में किसी गठबंधन को, ये बातें समझ से परे है किसी भी कीमत पर। ये आज की बिहार में, ये वर्तमान परिस्थिति में ये चीजें संभव ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान एक चेहरा तो है, लेकिन इनके साथ दिक्कत है, इनके साथ बिहार में 243 सीटों पर लड़ने के लिए इनके पास सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य मतलब 2-3 चीजें हैं। एक तो संगठन की ताकत नहीं है, इनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल अपनी जाति के आधार पर ही इनके साथ संगठन है, जाति का संगठन है केवल। पार्टी का कोई वैचारिक आधार के साथ कोई संगठन नहीं है जो मुद्दों के आधार पर संगठित कर सके और अपने पासवान समाज के साथ समाज के अन्य वर्गों को वो जोड़ सके। ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक चिराग पासवान के साथ नहीं दिखा है। तो वो कमी प्रशांत किशोर पूरी कर दे सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के जनसुराज के पास कुछ मुद्दे वो क्रिएट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उनकी जो क्षमता है वो ट्रस्टेड भी है, टेस्टेड भी है। ऑलरेडी वो साबित कर चुके हैं अपने जीवन में बहुत कुछ। तीसरा जो फैक्टर है कि प्रशांत किशोर, और कुछ भी में सफलता मिली हो चाहे ना मिली हो, लेकिन एक डाटा एनालिस्ट बहुत बेहतर है। बिहार में हर वर्ग की क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को सुलझाने के लिए किन मुद्दों को कहां पर उठाना है, किस क्षेत्र का क्या सामाजिक कॉम्बिनेशन है, क्या आर्थिक उस एरिया का जो एक सिचुएशन है, उसके आधार पर वहां पर कौन से मुद्दे तय किए जाने चाहिए। आप याद कीजिए, जहां भी प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़वाया है अपने दलों को, चाहे वो बिहार में हो, बंगाल में हो, चाहे केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी के लिए कभी काम किया हो, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया हो पंजाब में, हर जगह प्रशांत किशोर की ये जो क्षमता है, इस क्षमता को उन्होंने साबित किया है। और जहां असफल हुए प्रशांत किशोर, वह भी उदाहरण है। जब यूपी के 2 लड़के उनका फेल किया, वहां भी प्रशांत किशोर थे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह भी फेल किया। क्यों फेल किया? कि इसलिए फेल किया कि प्रशांत किशोर के पास वहां पर चेहरे तो थे, चेहरा था प्रियंका गांधी का, चेहरा था अखिलेश यादव का, लेकिन वो चेहरा इतना बदनाम था जिस कारण से प्रशांत किशोर की कोई भी स्ट्रेटजी वहां काम नहीं कर सकी। तो इसीलिए
अगर ये चिराग पासवान का चेहरा और प्रशांत किशोर की काबिलियत, इन दोनों का अगर मिलन हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो बिहार निश्चित रूप से तीसरा विकल्प पैदा कर सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।